Assalamualaikum. Hope you guys are doing very well. So we have covered coronary artery disease in our previous lecture, and furthermore we have medical and surgical management of cardiovascular disease. But before going with the management of cardiovascular disease, I want to go with the peripheral vascular diseases first, and then the management of cardiovascular and peripheral vascular diseases both together. So let's get started with peripheral vascular diseases. In peripheral vascular diseases, we have arterial diseases first. Let's go with the arteriosclerosis obliterans right now. Arteriosclerosis obliterans is a condition of arteries. Arterio is specific for arteries. Arteriosclerosis obliterans is a chronic occlusive arterial disease of medium and large size vessel which results in peripheral एथेरोस्क्लेरोसिस. एथेरोस्क्लेरोसिस हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है. एथेरोस्क्लेरोसिस इज प्लाक फॉर्मेशन इन दी वॉल्स ऑफ द आर्टरीज एंड लार्ज वेजल्स, जिसमें लिपर्स आ जाते हैं, मोनोसाइट्स आ जाते हैं. ठीक है, हमारे पास जो है वो फेट डिपॉजिट्स आ जाते हैं, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन होना शुरू हो जाती है. तो एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, द रिजल्ट्स ऑफ पेरिफेरल एथेरोस्क्लेरोसिस इन दी पेरिफेरी बेसिकली लिम्स associated with hypertension, hyperlipidemia. Hyperlipidemia, as we all know, hyper means increase in quantity or increase in intensity. Hyperlipidemia patients may also exhibit coronary artery diseases, cerebrovascular diseases and diabetes. Then we have pulses. In arteriosclerosis, we first of all check for chronic or acute condition first, then we go for the associated disorders, comorbidities, then we go for the pulses to check the pulses decrease, the pulses are decreased or absent. We got to know about the pulses via the pulse check. तो पल्स चेक करने के लिए ना हम जो है वो 3 फिंगर मेथड यूज़ करते हैं. तो हम जो है वो पल्स को जहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं वो हम 3 फिंगर जैसा रखते हैं. ठीक है, तो इससे हमारे पास जो है वो वॉल्यूम, इंटेंसिटी और पल्स के जो है वो कितनी स्पीड से आ रही है ना, हमें वो पता चलती है. ठीक है, तो एब्सेंट है, डिमिनिश है या वॉल्यूम किस तरह का है, हम वो सब आइडेंटिफाई करते हैं विद दिस मेथड, 3 फिंगर मेथड. ठीक है, तो इस तरह से हम पल्सेस चेक करते हैं, एब्सेंट है और डिक्रीज है. ठीक है, देन वी गो फॉर द कलर पेल और एलिवेशन, डस्की रेड ऑन डिपेंडेंसी. ठीक है, तो अगर एलिवेट कर देंगे तो फिर जो है वो पेल हो जाएगी, डस्की रेड हो जाएगी डिपेंडेंसी पर. अर्ली स्टेजेस की बात करें फॉर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, इन अर्ली स्टेजेस पेशेंट एग्जिबिट्स इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन बिकॉज ऑफ कॉम्प्रोमाइज ब्लड सप्लाई. तो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन पेन इज डिस्क्राइब्ड एज बर्निंग, सीयरिंग, एकिंग, टाइटनेस एंड क्रैम्पिंग पेन. ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो न्यूट्रिएंट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है. तो फिर जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन काम कर रही है. एज़ यूजुअल हमारी पेरिफेरीज पे जो है वो सारा के सारा काम हो रहा है, लेकिन ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से सारे जो है वो बेसिक न्यूट्रिएंट्स नहीं सप्लाई हो पा रहे. तो विच कॉजेज इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, पेन, बर्निंग, एकिंग, टाइटनेस एंड ऑल. ठीक है, इन लेट स्टेजेस पेशेंट में एग्जिबिट इस्कीमिया बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग compromise in blood supply में cause ischemia, रेस्ट पेन, अल्सरेशन एंड गैंग्रीन. गैंग्रीन में क्या होता है, गैंग्रीन में जो है वो इस कदर नेक्रोसिस हो जाता है कि कोई भी एक पार्ट जो है या एक स्पेसिफिक एरिया जो है ना उसको एम्प्यूटेट कर दें की ये ज़रूरत पड़ती है गैंग्रीन के अंदर. ट्रॉफिक चेंजेस आना शुरू हो जाती है. अफेक्ट्स प्राइमरली आर्टीरियोस्क्लेरोसिस अफेक्ट्स प्राइमरली द लोअर एक्सट्रीमिटीज़. ठीक है, देन इट जो है वो कैन इन्वॉल्व दी अपर एक्सट्रीमिटीज़ ऑल्सो, अगर वो बहुत ही सीवियर स्टेजेस में चला गया है तो. ठीक है, नाउ वी हैव थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरियंस, बर्जर्स डिजीज़ जिसे हम कहते हैं. इसमें भी जो है वो हम देखेंगे कि ये इसमें क्रोनिक कंडीशन क्या होती है. तो ये भी एक क्रोनिक कंडीशन है बेसिकली. इन्फ्लामेटरी वेस्कुलर अकल्सिव डिजीज़ होती है ऑफ स्मॉल आर्टरीज एंड ऑल्सो वेन्स. ठीक है, स्मॉल आर्टरीज एंड ऑल्सो वेन्स. आर्टीरियोस्क्लेरोसिस वाज ऑफ मीडियम एंड लार्ज आर्टरीज. यहाँ पर जो है वो स्मॉल आर्टरीज और वेन्स जो है वो इन्वॉल्व है. अकर्स कॉमनली इन यंग अडल्ट, लार्जली मेल्स हु स्मोक. ठीक है, जो स्मोकिंग करते हैं ना उनके अंदर ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है. उनके अंदर रेनॉल्ड्स फिनोमेना भी देखा जाता है जो स्मोकिंग करते हैं. ठीक है, बिगिन्स डिस्टली एंड प्रोग्रेस
प्रॉक्सिमली इन बोथ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़। डिस्टली मतलब आपके यहाँ से शुरू होंगी पेरिफेरी से, जैसे कि हमारी जो है वो टोज से स्टार्ट होंगी या फिंगर्स से स्टार्ट होगी, देन जो है वो प्रॉक्सिमली प्रोग्रेस करती जाएंगी इन बोथ एंड अपर एक्सट्रीमिटीज़ में। पेशेंट्स एक्सहिबिट पैरेस्थीसिया और पेन। पैरेस्थीसिया में आपको टिंगलिंग सेंसेशंस होती हैं, एनसाइनोटिक कोल्ड एक्सट्रीमिटी, डिमिनिश्ड टेम्परेचर सेंसेशन, फैटीग, रिस्क ऑफ अल्सरेशन एंड गैंग्रीन। डायबिटिक एंजियोपैथी, an inappropriate elevation of blood glucose level can cause diabetic angiopathy। एंजियोपैथी जो है वो हमारी आर्टरीज और वेन्स को इन्वॉल्व कर देते हैं, ये आर्टरीज मेनली। एंड एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। न्यूरोपैथी अब मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है। न्यूरोपैथी इसके अंदर जो है डायबिटिक पेशेंट के हमेशा जो है वो न्यूरोपैथी मिलती है, उनके अंदर जो है वो न्यूरोपैथी की कंडीशन डेवलप होना शुरू हो जाती है, हमेशा डेवलप होना शुरू हो जाती है क्रोनिक स्टेजेस में, ठीक है। न्यूरोट्रॉफिक अल्सर मिलेगा, मे लीड टू गैंग्रीन एंड एम्पुटेशन, ठीक है। गैंग्रीन तो ऑब्वियस ही बात है, गैंग्रीन डेवलप करेगा तो उसका जो लास्ट जो सोल्यूशन होता है गैंग्रीन का वो एम्पुटेशन है। रेनॉल्ड्स डिजीज़ या फिनोमिनन की बात करें तो एपिसोडिक स्पाज्म होता है स्मॉल आर्टरीज का, स्पाज्म होता है स्मॉल आर्टरीज एंड आर्टीरियोल्स का, ठीक है। एबनॉर्मल वेजो कंस्ट्रक्टर्स रिफ्लेक्स यहाँ पर एक्सरबेट कर जाता है, एक्सरबेट इंक्रीज हो जाता है बाय एक्सपोजर टू कोल्ड और इमोशनल स्ट्रेस। टिप्स ऑफ फिंगर्स डेवलप पेलर, साइनोसिस, नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन। अब रेनॉल्ड्स फिनोमेना जो है ना ये स्मोकर्स में बहुत कॉमन है, स्मोकर्स को ना हमेशा रेनॉल्ड्स फिनोमेना का कंडीशन यहाँ पर उनको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। इफेक्ट लार्जली फीमेल्स, ये फीमेल्स को करता है इफेक्ट मेनली। अकल्सिव डिजीज़ इज़ नॉट यूजुअली अफेक्टेड। अब जो है ये मेल्स में मतलब ये फीमेल्स में कॉमन है, ये मेल्स में कॉमन है, ठीक है। तो पेशेंट जो है वो कोरिलेट कर जाते हैं कंडीशन। देन वी हैव वेनस डिजीज़, हमारी जो है वो पेरिफेरल वेस्क्यूलर जिसमें जो है वो आर्टरीज और वेन्स दोनों आ रही थी, मेनली आर्टरीज इन्वॉल्व थी पेरिफेरल वेस्क्यूलर डिसऑर्डर से या डिजीज़ कह लें। अब हमारे पास स्पेसिफिक वेनस डिजीज़ है, ठीक है। वेनस में जो डेवलप हो जाती है, वेरिकोज वेन, ठीक है, डिस्टेंडेड होता है, स्वॉलन सुपरफिशियल वेन्स हो जाती हैं, टॉर्जियस इन अपीयरेंस हो जाती हैं, मोटी मोटी सी जो है ना वो इस तरह से वार्म लाइक अपीयरेंस हमें वेन्स की मिल रही होती है स्किन के ऊपर, तो ये हमारे पास वेरिकोज वेन होता है। मे लीड टू वेरिकोज अल्सर्स, ठीक है। सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बोफिलेबाइटिस, क्लॉट फॉर्मेशन होने लग जाती है थ्रोम्बोफिलेबाइटिस में, एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाती है इन सुपरफिशियल वेन्स में, लोकलाइज पेन होता है यूजुअली। सेफेनस वेन, सेफेनस वेन हमारे जो है वो काफ़ी वेन होती है सेफेनस वेन, ठीक है। देन लोकल वेन थ्रोम्बोफिलेबाइटिस, डीप वेन थ्रोम्बोफिलेबाइटिस, इसमें डीपली जो है ये सुपरफिशियल वेन है जिसमें सुपरफिशियली आपको जो है वो नज़र आ रही होती है वेन्स, उसमें जो है वो आर्टरीज वगैरह जो है या वेन्स, सॉरी इसमें वेन्स, ये वेन्स है बेसिकली सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बोफिलेबाइटिस, इसमें वेन्स प्रोमिनेंट हो गया तो इसमें सिर्फ वेन्स है। क्लॉट फॉर्मेशन होने लग जाती है सुपरफिशियल वेन में, लेकिन डीप में क्या होता है, डीप जो वेन होती है ना उसको इन्वॉल्व करता है, इसके अंदर भी क्लॉट फॉर्मेशन होती है। यूजुअली अकर्स इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। अब जो है वो डीवीटी जो है, डीवीटी कह लें आप इसको, ठीक है, ये मोस्टली लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ही होता है, फिर वो वहाँ से जो है वो ट्रैवल करके जो है वो हमारी जो है हार्ट में, हमारे लंग्स में और जो है बाकी एरियाज में मतलब ब्रेन में अकर्जन कॉज करता है, ठीक है। एसोसिएटेड विद वेनस स्टेसिस, जैसे बेड रेस्ट, लेक ऑफ लेग एक्सरसाइजेस की वजह से जो है ये एसोसिएटेड होता है। हाइपर एक्टिविटी ऑफ ब्लड कोगुलेशन में प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाती है तो एक क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। किसी जगह पर माइनर सी इंजरी हुई है, वहाँ पर जो है वो कोगुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है फॉर हीलिंग पर्पस, लेकिन फॉर सम रीज़न वहाँ पर जो है वो हाइपर एक्टिविटी शुरू हो गई कोगुलेशन की, तो फिर वो क्लॉट बनना शुरू हो गया। एंड वेस्कुलर ट्रॉमा, अर्ली एम्बुलेशन इन प्रोफाइलेक्टिक एम्बुलेशन के लिए देते हैं, हेल्प्स एलिमिनेट वेनस स्टेसिस। वेनस जैसे कि आप जो है वो बेड रेस्ट या जो है लेग एक्सरसाइजेज जो नहीं हो रही है उसको जो लेग हैं उसको जो है उसको कंपनसेट करने में हेल्प करता है, मतलब ये एलिवेशन के लिए दिए जाते हैं प्रोफाइलेक्टिक्स। साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं अर्ली, देन प्रोग्रेसिव होते हैं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लामेशन, टायर्डनेस, पेन, स्वेलिंग, वार्मथ एंड स्किन डिस्कलरेशन मिलेगा। एक फिजिकली टेस्ट किया जाता है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, हम लोग जो है वो एक टेस्ट कहते हैं ह्यूमेंस टेस्ट होता है, ठीक है। साइन होता है टेस्ट फॉर डीवीटी और काफ वेन्स। सुपाइन विथ नी फ्लेक्स्ड, पेन होगा विथ फोर्सफुल डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ एल्कल, फोर्सफुल
डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ एंकल के अंदर जो है वो पेन होगा, दैट इज़ वुमेन्स साइन। ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा काफ पेन, लिमिटेड डायग्नोस्टिक रिलायबिलिटी, इसकी पुअर सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है। वुमेन्स साइन से ज़्यादा बेहतर जो है ना वो हम रेडियोग्राफ्स की तरफ जाएंगे, वो हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देती हैं अबाउट डीवीटी। ठीक है, मैं प्रेसिपिटेट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मतलब यहाँ से जो है वो काफ से ट्रैवल करके, क्योंकि कार्डियक में जो है वो हमारे पास काफ मसल्स जो है ना, काफ और क्या था, गैस्ट्रोनिमियस मसल, सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी होते हैं, तो वहाँ पे पंपिंग एक्शन जो है वो हार्ट की तरह ही हो रहा होता है। तो वहाँ से जो है वो फ्लूइड रिलीज़ होके, अगर तो एक्सरसाइजेस या एंकल पंप्स पेशेंट को हम करवाते हैं तो वो वहाँ से रिलीज़ होके हमारी जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा सकता है, वहाँ से वो जो है वो पल्मोनरी सिस्टम में जा सकता है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी वहाँ पर हो सकता है। अब एम्बोलाए जो है ना, मतलब एम्बोलाए जो है ये क्लॉट होता है जो मूव करता है बॉडी में, सर्कुलेट करता है। प्रेजेंट्स एब्रप्टली विथ चेस्ट पेन एंड डिस्निया हो जाता है पेशेंट को। ऑल्सो डायाफोरेसिस, कफ, एप्रीहेंशन रिक्वायर्स इमरजेंसी ट्रीटमेंट, में बी लाइफ थ्रेटनिंग। देन वी हैव मेडिकल मैनेजमेंट। अगर इसकी हम बात करें कि डीवीटी की जो है वो मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगी, इसमें हम जो है ना वो एंटीकोगुलेंट थेरेपी देते हैं, ब्लड थिनर्स देते हैं। ठीक है, अब इसमें भी जो है वो हेपरिन हो सकता है, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स होंगे जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेस होगा, और बेड रेस्ट पेशेंट को सजेस्ट करेंगे, क्योंकि जितना पेशेंट एक्टिविटी की तरफ जाएगा ना उतना पेशेंट जो है वो एम्बोलाए, मतलब जो क्लॉट है उसकी मूवमेंट का कॉज बनेगा, उसकी जो एक्टिविटी है वो कॉज बन सकती है। क्रोनिक वेनस इंसफिशेंसी, ठीक है, ये भी डीप वेन्स में ही होती है, क्रोनिक वेनस इंसफिशेंसी। इसमें पेन होगा, पल्स जो है वो हमें डिफ़िकल्ट मिलेगी टू टेक विद एडीमा, अगर एडीमा डेवलप हो गया तो। ठीक है, पेन होगा नन टू ईचिंग पेन ऑन डिपेंडेंसी। ठीक है, पल्सेस जो है वो नॉर्मल होंगी लेकिन डिफ़िकल्ट टू टेक विद एडीमा। एडीमा अगर पेशेंट को हो जाता है, डेवलप हो जाता है, क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलाई में अक्सर जो है वो पेशेंट एडीमा डेवलप कर जाता है। कलर जो है अगर देखा जाए नॉर्मल या साइनोसिस होगा डिपेंडेंसी पर। ठीक है, वाइनस जो है वल्गुलर इंसफिशेंसी की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, फ्रॉम फाइब्रो इलास्टिक डिजनरेशन ऑफ वॉल्व टिश्यूज़ हो जाती है। ठीक है, वेनस डायलेशन हो जाती है। इन वॉल्व्यूलर इंसफिशेंसी में जो वेन्स में ना हमारे पास हमेशा वन वे फ्लो, वॉल्स जो है वो वन वे फ्लो अलाउ करते हैं। ठीक है, तो वो वन वे फ्लो जो है उसके अंदर वॉल्स होते हैं। अब वॉल्स की जो है वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती है, उसमें इंसफिशेंसी कॉज हो जाती है, जिसकी वजह से वो टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं वॉल्व के, फिर डायलेशन होना शुरू हो जाती है। अब जो है वो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड होना शुरू हो जाता है वेनस डिसऑर्डर की वजह से, मसल पम्प डिसफंक्शन हो जाएगा। ठीक है, पुअर ब्लड सप्लाई है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से नहीं जा रहे हैं। ठीक है, एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड हो गई है इसकी वजह से, तो फिर जो है वो मसल पम्प डिसफंक्शन हो जाएगा, एडीमा हो जाएगा, इम्पेयरमेंट ऑफ फाइब्रोनोलाइसिस। ठीक है, लाइसिस का प्रोसेस है, सिंथेसिस वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, इम्पेयरमेंट हो जाएगी फाइब्रोनोलाइसिस में, लीड टू वेनस अल्सर फॉर्मेशन। क्लासिफिकेशन की बात करें क्रोनिक वेनस इनसफिशेंसी की, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 होता है। ग्रेड 1 में माइलेकिंग मिलेगी, मिनिमल एडीमा मिलेगा, डायलेटेड सुपरफिशियल वेन्स मिलेगी। ग्रेड 2 में इंक्रीज एडीमा होगा, मल्टीपल डायलेटेड वेन्स होंगी और चेंजेस होंगी स्किन पिगमेंटेशन में, स्किन कलर जो है वो डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाएगी। वेनस क्लॉडिकेशन मिलेगी। ग्रेड 3 में सीवियर एडीमा एंड क्यूटेनस अल्सरेशन मिलेगी। ठीक है, देन वी हैव हमारा जो है वो वेनस पेरिफेरल जो डिसीज़ थी ना, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़, वो यहाँ पर ख़त्म होती हैं। इसके साथ फिर हमारा लिम्फेटिक डिजीज़ आ जाती हैं। ठीक है, अब क्योंकि कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम जो है वो एक जो पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन बॉडी की प्रोवाइड करता है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़, वेनस डिजीज़, लिम्फेटिक डिजीज़, ये इसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, लिम्फेडिनोपैथी की बात करें तो ये लार्ज इनलार्जमेंट ऑफ नोड्स हो जाती है विद और विदाउट टेंडरनेस। लिम्फेडिमा क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाती है फ्लूइड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक्स, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक। अब लिम्फेटिक्स की ऑब्स्ट्रक्शन ना, लिम्फ प्रॉब्लम एक तो एनाटमिकल होता है, एक फंक्शनल होता है। एनाटमिकल क्या होता है, किसी सर्जरी की वजह से जो है वो वहाँ के लिम्फ नोड्स को जो है वो रिमूव कर दिया गया है, तो वहाँ पर जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है बाकी लिम्फ नोड्स में, मतलब एक जो पूरा का पूरा एक एरिया रिमूव कर दिया गया है, तो वहाँ पर एक ड्रेनेज सर्कुलेशन था, वो सर्कुलेशन अब नहीं रहा, तो वो वहाँ पर एक्यूमुलेशन हो सकती है, तो वहाँ पर जो है वो कॉज कर सकता है एडीमा। ठीक है, अब जो है वो फंक्शनल की बात करें तो फंक्शनल में यही होता है कि एक्यूमुलेशन हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। लिम्फेटिक्स में किसी न किसी वजह से एक्यूमुलेशन की वजह से हो जाती है, या फिर वहाँ पर भी किसी तरह का मतलब जो है वो वॉल में मसला आ जाता है, नोड्स में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, कॉजेज स्वेलिंग, कॉजिंग क्या होती है, कॉजेज स्वेलिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज़ इन आर्म्स एंड लेग्स।
फ्लूइड की एक्यूमुलेशन जो है वो स्वेलिंग कॉज कर देती है, क्योंकि फ्लूइड जब एक्सेसिव बॉडी में हो जाता है तो वो टिश्यू से बाहर निकल के जो है वो सेल्स में आ जाता है। सेल्स में आ जाते हैं तो सेल्स जो है वो इनलार्ज होना शुरू हो जाता है। इनलार्ज होना शुरू हो जाते हैं तो फिर जो है वो प्रोमिनेंट फ्लूइड आप जो है वो बॉडी पर देख सकते हो। एक तो पेटिंग होता है, नॉन पेटिंग एडीमा होता है, ठीक है। तो ये इस तरह का है। रिजल्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इनसफिशिएंसी ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। मैकेनिकल इनसफिशिएंसी ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। प्राइमरी लिम्फेडिमा की बात करें, कंजेनाइटल कंडीशंस हो सकती है विद एबनॉर्मल लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेसल फॉर्मेशन। सेकेंडरी की बात करें, एक्वायर्ड होती है ड्यू टू इंजरी ऑफ वन और मोर पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। ये है सेकेंडरी इम्पेयरमेंट जिसमें एनाटॉमिकल प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। रिजल्ट फ्रॉम सर्जरी, रेडिकल मेस्टेक्टोमी, रेडिकल मेस्टेक्टोमी ब्रेस्ट की जो सर्जरी होती है, ठीक है। फीमोरोपोप्लीटियल बाईपास, फीमोरोपोप्लीटियल बाईपास जो है वो वेन या सॉरी वहाँ पर जो है वो बाईपास ग्राफ्ट किया हुआ है फीमोरोपोप्लीटियल रीजन में, ठीक है। लिम्फ नोड रिमूव किया गया है किसी रीजन में से, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी हुई है कैंसर की वजह से, तो वहाँ पर जो है वो लिम्फ नोड्स जो है निकाले गए हैं पूरा एक पार्ट, ठीक है। डिजीज़ है या मलिग्नेंसी या कोई इन्फेक्शन की वजह से जो है वो लिम्फ नोड्स को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। कैन ऑल्सो अगर एज अ रिजल्ट ऑफ पैरालिसिस एंड डिसयूज़, पैरालिसिस या डिसयूज़ की वजह से। पैरालिसिस में क्या होता है, पेशेंट काफ़ी टाइम तक जो है वो मूव नहीं कर पाता ना, काफ़ी टाइम तक, जब तक उसको प्रॉपर थेरेपी नहीं मिलती है। और कुछ पेशेंट का जो है वो आफ्टर थेरेपी भी वहाँ पर जो है वो वापस से उसका स्टेबल होना मुश्किल होता है ना, बहुत रेयरली ऐसा होता है। यूजुअली नहीं तो थेरेपी से पेशेंट ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है और प्रोलॉन्ग टाइम तक पेशेंट ने तो ट्रीटमेंट ही नहीं लिया है अपने पैरालिसिस के लिए, तो फिर वहाँ पर जो है ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। एंड डिसयूज़ मतलब उसने यूज़ ही नहीं किया, तो उस वजह से भी हो सकती है। इन ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरियाज में रिजल्ट फ्रॉम फिलियरियासिस, नीमाटोड वर्म लार्वा इन द लिम्फेटिक सिस्टम। वर्म लार्वा की वजह से हो सकता है यह मतलब लिम्फेडिमा, ठीक है। फिर अक्यूट लिम्फेजाइटिस की बात करें, जाइटिस इन्फ्लामेशन होता है। अक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो थ्रू आउट लिम्फ सिस्टम में आ गया, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है वो इन्फ्लामेशन हो गई है, इन्फेक्शन डेवलप हो गया है, ठीक है। अब इसमें जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कॉज बताया है, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया जो है वो यूजुअली बताया है कि ये कंडीशन कॉज करता है, ठीक है। तो जी ये हो गया हमारा पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़, कार्डियोवेस्कुलर भी हो गया, पेरिफेरल वेस्कुलर भी हो गया। अब हमारे पास जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ से मैनेजमेंट और जो है हमारी कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की डिजीज़, ठीक है। कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ की जो है मैनेजमेंट पढ़ेंगे, फिर पेरिफेरल वेस्कुलर की मैनेजमेंट पढ़ेंगे, देन हम कंबाइनली कार्डियक रिहैबिलिटेशन की तरफ जाएंगे। फिर हम कार्डियक रिहैबिलिटेशन को एक सेपरेट तरीके से पढ़ेंगे, सेपरेटली पढ़ेंगे, सेपरेट लेक्चर लेकर, तो हमें जो है वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तब तक के लिए सी यू सून, अल्लाह हाफिज़। और कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।